अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वामिक और आप सबको प्रॉपर्टी कचहरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की प्रॉपर्टी कचहरी का आगाज़ हम लोग करेंगे एक शेर के साथ। चिड़ियाँ चहचहा गई हैं, कलियाँ खिलखिला गई हैं, फूल महका गए हैं, हमारी खुशकिस्मती तो देखो, हमारी खुशकिस्मती तो देखो, आज प्रॉपर्टी कचहरी में साकिब मिन्हास लिल्ला आ गए हैं। सर हमारे पास भी होस्ट के लिए एक शेर है। अर्ज़ किया है, लड़कियां शर्मा गई हैं, मोहल्ले की आंटियां फसाद पा गई हैं। हमारे होस्ट को जूतियां करवा गई हैं। इसकी शक्ल तो देखो, मार मार के काला बंदर बना गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे होस्ट बड़े सोबर और पढ़े लिखे इंसान हैं। ऐसा तो मत कहो, क्या शेर तुम लोग उन पे पढ़ रहे हो। सर सोबर नहीं स्नोबर लग रहे हैं हमारे होस्ट साहब। वाकई बड़े पढ़े लिखे हैं, कॉफ़ी के साथ आड़ू खाते हैं। सर वाकई पढ़े लिखे हैं, कोट के नीचे धोती बांधते हैं। नहीं आसिफ भाई, ये 5 स्टार होटल में जाके कचौरियाँ मांगते हैं। नहीं ऐसा ना बोलो यार, होस्ट साहब नाराज हो जाएंगे। पहले आवाज से उड़ गए थे, मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ कर आया हूँ बहुत दूर से। ऐसा ना फिर नाराज होकर उठ के चले जाएं। नहीं होस्ट साहब आप शुरू करें। होस्टिंग से पहले तो तुम लोगों ने मेरी रोस्टिंग कर ली है, खैर छोड़ें। सर जैसा कि हमने इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी कचहरी का सेगमेंट किया था जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज शेयर की थी और उसमें ऐसा हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। वो हमारे क्लाइंट ने फिर रिक्वेस्ट की है कि हम आपसे नॉलेजेबल क्वेश्चंस करें जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमें भी नॉलेज होती है और उनको भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज के सेगमेंट में भी हम आपसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड और काफ़ी मुख्तलिफ सवाल करेंगे जिसका आप हमें जवाब देंगे। तो हमारी ऑडियंस से ही स्टार्ट करते हैं। सर मेरा एक सवाल है, मेरा बड़ा तजस्सुस है, मैं आपसे पूछूं। सर आपने बिजनेस है थ्योरेटिकली सीखा है या प्रैक्टिकली आपने सीखा है? जी शहबाज, इसमें बिज़नेस जो है ना, ये नाम ही एक प्रैक्टिकल का है। थ्योरी तो उसमें बनती ही नहीं है, किसी किस्म की कोई थ्योरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मैंने बड़ी गलती की जो 4 साल मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी के वेस्ट किए। मुझे ये 4 साल वेस्ट नहीं करना चाहिए थे और डायरेक्ट मुझे प्रैक्टिकल फील्ड में आना चाहिए था, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं सिखाती। वो बस एक बंदा किताबी कीड़ा बनता है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल बिज़नेस आप सीखते प्रैक्टिकली हैं। ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे कभी भी आप बिज़नेस नहीं सीख सकते। जो बिज़नेस वहाँ पे सिखा रहे हैं वो उन्होंने क्या आपको वाइट बोर्ड पे क्या सिखाना है। अगर ख़ुद आप प्रैक्टिकल लाइफ में उनसे पूछें तो शायद उन्होंने एक पौधा तक ना बेचा हो, तो उनको बिज़नेस का क्या पता होगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम मेडिकल की कुछ फील्ड देख लें तो जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो ही वहाँ पे लेक्चर्स दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली डॉक्टर्स ने किया होता है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी बिज़नेस हैं, कोई BBA कर रहा है, ये वो जो भी कर रहा है, कोई भी जो वहाँ पे उस्ताद खड़ा है उसने प्रैक्टिकली कोई चीज़ सेल नहीं की होती, तो बिज़नेस वो क्या सिखाएंगे। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि जो दौर आ चुका है इस वक्त, हमारे बच्चों से जो नर्सरी प्रेप 1 के बच्चे हैं, KG के बच्चे हैं, उनके हाथों से तख्तियाँ, कलम दवात, ये स्लेटी, ये कापी पेंसिल ये अब ले लेनी चाहिए और उनके हाथ में कोई टैबलेट, कोई स्मार्टफोन, कोई डिवाइस, घर पे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि आजकल जो दौर है ना वो सारा टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी का इल्म स्टार्ट पे हम दें और साथ में स्कूलों में स्टार्ट से ही जो है ना वे ऑफ अर्निंग सिखाए जाएँ, इनकम के ज़राए सिखाए जाएँ, किस तरह पैसा कमाया जा सकता है, चाहे वो एक फ़िज़िकली एग्जिस्ट करता हो या ऑनलाइन बंदा कमाता हो, तो इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए। बाकी अभी मैं आपसे ही पूछ लूँ, मैथ में जो आपने पढ़ा था मैट्रिक में इतने साल पहले, मसला फिसागोरस, कभी ज़िंदगी में आपने यूज़ किया है? या इसके अलावा जो फार्मूलाज होते थे, कोई एक फार्मूला प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने तो अभी तक फेस नहीं किया। ठीक है, तो उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में उस चीज़ से निकलना चाहिए और प्रैक्टिकली पैसा कैसे कमाना है ये सिखाना चाहिए हमारे तलबा को। सर पहले तो आज तो आप एंटरटेन ही बने हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कसम से। तो सर क्या ख्याल है, इन स्कूल्स को ख़त्म कर दिया जाए? तो स्कूल्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बच्चे एजुकेशन का क्या हिसाब होगा? मतलब एजुकेशन छोड़ दें, एजुकेशन हासिल करना ही छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन ही नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए मेडिकल फील्ड है, उसकी एक एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे फिर हमारी ये प्रोग्रामर्स हैं, इनकी एक एजुकेशन होनी चाहिए। ये जो फजूल के जो इन्होंने ढकोसले बनाए हुए हैं, BBA, अब BBA कौन सी तालीम है यार? मतलब बिज़नेस सिखा रहे हैं, बिज़नेस की डिग्री दे रहे हैं, बिज़नेस क्या ब्लैक बोर्ड पे सिखाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे कोई बिज़नेस नहीं सीखता। एक बंदा अगर 4 साल की डिग्री ले लेता है BBA की, उससे अच्छा बिज़नेसमैन तो हमारा एक रेडी वाला होता है।
बल्कि उससे भी अच्छा बिजनेसमैन हमारे कबाड़िया होता है, जो गली मोहल्लों में साइकिल के ऊपर कबाड़ ले रहा होता है और उसके बदले प्रोडक्ट दे रहा होता है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन उनसे होता है, जो बिज़नेस के रमूज़ औकाफ को समझता है। तो ये इस तरह की तालीम जितनी है वो फजूल है। तो सर ये जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो ये जो बिजनेस सीख रहे हैं, ये बिजनेस में नाकाम क्यों हो जाते हैं? और जो सर फिलहाल तलबा जो पढ़ रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल शहबाज, इनकी नाकामी की वजह जो है ना, एक तो ये पढ़ते ही सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए है कि हम पढ़ के डिग्री ले लें। डिग्री क्या ले रहे हैं? बिज़नेस की, कि हमने बिज़नेस सीखा है। कर क्या रहे हैं? जॉब। अभी मैं ये जिस मार्केट में हम बैठे हैं, इस लाइन में पूरी पट्टी हसन स्क्वायर से लेकर नीपा तक कम से कम कोई 250-300 कंपनीज़ हैं। 250-300 कंपनीज़ की अगर तुम एवरेज जाके देखो तो 90% आपके अनपढ़ तबका है जो बिज़नेस कर रहा है। जितने भी ओनर्स बैठे हैं सारे अनपढ़ हैं। अगर 5% की मैं बात करूं तो वो मैट्रिक पास हैं। इससे ऊपर कोई 1-2% पढ़े लिखे होंगे, अदरवाइज़ सारा तबका हमारा अनपढ़ जा रहा है। तो जो बिज़नेस ये पढ़ रहे हैं, एक बंदा BBA की डिग्री ले रहा है, वो कौन सा अपना बिज़नेस कर रहा है? वो कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ट्रस्ट इश्यूज़, यहाँ पे एक हमारा वालिदैन का भी एक रोल होना चाहिए और असातिज़ा का भी एक रोल होना चाहिए कि बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, उसके हाथ में कुछ पकड़ाएं कि ये लो, कुछ ख़रीदो बेचो। ठीक है। लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें प्रैक्टिकल ऐसे कराया जा रहा है कि कुछ चीज़ प्रोडक्ट ख़रीद के सेल करना सिखाई जा रही है? ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये थ्योरेटिकल सिर्फ पढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें 3 साल स्विमिंग किताबों में पढ़ाता रहा हूँ और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे सिखाता रहा हूँ, 3 साल के बाद जब मैं तुम्हें डालूँगा पानी के अंदर तो तुम तो सीधा डूबोगे। तो यही वजह है, किताबें कीड़े बनाए हुए हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये यूनिवर्सिटीज़ ने भी एक अपना कमाई का एक ज़रिया बनाया हुआ है। तो टोटली खान साहब वाकई वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। बिज़नेस सीखना है तो यूनिवर्सिटी में ना सीखो, किसी की शागिर्दी इख्तियार कर लो। 1 साल 2 साल के बाद आप चमके हुए होंगे और एक अच्छे बिजनेसमैन बन चुके होंगे। आया है सर, मैं तो फ़ैन हो गया आपका, डिक्टो एंड्रू टेट लग रहे हैं आप। आया है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयाँ हैं कहाँ। अभी मेरे साथ चलो, किसी एक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, एक जोड़ा इधर बैठा होगा, एक जोड़ा उधर बैठा होगा, या 3-4 लड़कियां लड़कों का ग्रुप बना हुआ होगा और फन कर रहे होंगे। कैंटीन पे जो वो भरी हुई होगी, समोसे खाए जा रहे हैं, फ्रूट चाट खाए जा रहे हैं। क्लास में तो कोई होता ही नहीं है, क्लास कोई लेता ही नहीं है, कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट क्लास में आपको नज़र आएंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जितने भी नज़दीक के कैफ़े हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, KFC हैं, सारे आपको तलबात से भरे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है तालीम के नाम पे। तालीम है कहाँ यूनिवर्सिटीज़ में? सर कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस नहीं कर पाते, तो वो जब नौकरी के लिए जाते हैं बिजनेसमैन के पास, जिनके अंडर बंदे काम कर रहे होते हैं, वो तो उनसे डिग्री मांगते हैं, क्योंकि सर वो तो एक्सपीरियंस और डिग्री के बगैर तो जॉब देते ही नहीं है। यार मेरा कहना सिर्फ ये है कि बिज़नेस की कौन सी डिग्री है? एक बंदा बिज़नेस पढ़ रहा है तो किस लिए पढ़ रहा है? ठीक है, बिज़नेस इसलिए पढ़ रहा है कि वो जाके बिज़नेस करे, बिजनेसमैन बने। डिग्रीज़ का मैटर करता है। जैसे अभी मैंने कहा, एक मेडिकल की तालीम है, एक डॉक्टर है, उसकी वो पढ़ाई ज़रूरी है मेडिकल की। उसके बाद वो कहीं जॉब के लिए जाएगा एज अ डॉक्टर तो उसको हायर किया जाएगा। या फिर अकाउंट्स, अब अकाउंट्स को भी इन्होंने पूरा एक जो है ना शोभा बना दिया है। हालांकि अकाउंट्स इनको मैं दिखाऊं, एक ईंटों का भट्ठा है, चिट्ठा अनपढ़ मुंशी बैठा होता है। ये एक पढ़ा लिखा MBA लड़का, उसको वो मात दे दे, क्योंकि इसको चलने के लिए कंप्यूटर चाहिए, जो इसके फार्मूले लगे हुए हैं, जमा तफरीक सारा कंप्यूटर कर रहे हैं। ईंटों के भट्टे पे जो एक मुंशी बैठा है, उसको कंप्यूटर का कैलकुलेटर भी नहीं होता। 2 जमा 2 4 और पता नहीं कहाँ तक ज़रा तकसीम करोड़ों की अमाउंट्स वो कर रहा होता है और एक रजिस्टर पे पूरा खाता चढ़ा होता है। अब ये क्या अकाउंट्स की डिग्री मेरी समझ में तो नहीं आती। बस आवाम को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए है। बिज़नेस की डिग्री नौकरी लिख के लिए क्यों करता है? कुछ और पढ़ ले फिर, अगर पढ़ना है तो। बाकी ये सिंपल FA BA MA, इससे क्या मिलता है? ये भी मेरी समझ से बाला तार है। FA BA MA, उसमें क्या सिखाया जा रहा है? फलां कब पैदा हुआ है, कब मर गया है, इससे ज़्यादा क्या सिखाया जा रहा है? उससे क्या फ़ायदा है? अगर लेट सपोज़ मुझे किसी की तारीख़ पैदाइश याद नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं भूखा बैठा हूँ? मैं कमा नहीं रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान का कुल रकबा नहीं पता कितना है, तो मैं भूखा बैठा हूँ। तो यही तो सिखाया जा रहा है। अब सिंपल BA के अंदर क्या है? और कुछ भी नहीं है।
तो उन लोगों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई बिज़नेस स्कूल ऐसे खोलें जिसके अंदर इनको हुनर सिखाया जाए। हुनर से मुराद ये है कि अब एक प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है, ये सिखाया जाए और प्रैक्टिकली सिखाया जाए, थ्योरेटिकली नहीं सिखाया जाए। तो इसका मतलब सर हिस्ट्री पढ़ना भी फजूल है? मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। यार तुम ऐसा करो, कायद-ए-आज़म के 14 नुकात याद कर लो सारा दिन लगा के, शाम को जो है ना वो 14 नुकात किसी को सुना के उसे 2 रोटी मांग लेना, वो नहीं देगा 2 रोटी, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब आइन है पाकिस्तान का, उसको क्या फॉलो किया जा रहा है? ऐवान में जाके देखिए, अगर आइन फॉलो हो रहा है 14 नुकात तो पीछे रह गए, आइन को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। प्रैक्टिकली लाइफ कुछ और है, किताबी लाइफ कुछ और है, इस चीज़ को समझे। जी जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी पढ़ा था एक दिन तारीख की किताब में, कायद-ए-आज़म जा रहे थे, गाड़ी उनकी पंचर हुई, साइड लगा कर उन्होंने सिगार पी ली, फिर चले गए घर, राजा को रोटी खाई सो गए। अब इस तारीख पढ़ी, जो भी मैंने पढ़ा मुझे आज तक तो काम आया नहीं। डायरेक्टर सेल्स मुझे कहते हैं सेल्स करो, वो मैंने पढ़ी नहीं है ना, मुझे कैसे सिखाई है, मैं कैसे करूँ? सर ये उर्दू की शेर व शायरी से भी तंग आ गए, 9 मैट्रिक में पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, गालिब ये गालिब वो, सारे फजूल चीज़ें। हाँ जी सर, ये इबाद वाली बात पे तो मैं बिल्कुल इबाद का साथ दूंगा। ये उर्दू ने तो इतना सर यकीन करें, अब आप यकीन करें मेरी मैट्रिक की बुक में शेर था, नाजुकी उसके लब की क्या कहें, पंखड़ी गुलाब की सी है। वो मुझे सर बताएं अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या समझूँ, आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे? नहीं दोस्त, अब इस शेर का मतलब क्या है? सीधा साधा ठरक है, को ठरकी किस्म का शायर था ये, यकीन मानो। सीधा साधा ठरक मार रहा है, ठरक झाड़ रहा है, ठरक सिखा रहा है, फिर कहते हैं हमारी यंग जनरेशन ख़राब हो रही है जी, मोबाइल ख़राब कर रहे हैं। अगर मोबाइल पे चेक एंड बैलेंस रख के बच्चों को कोई अच्छी वीडियोस लगा के दो बिज़नेस सीखने वाली, तो फिर तो ठीक है। बच्चों को मैट्रिक में ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, यंग जनरेशन ने तो ख़राब ही होना है। आगे फिर माशाल्लाह जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं तो माहौल ही ऐसा मिल जाता है, चलो भाई चक के रखो कम नू। सर मुझे भी इस पे एक शेर याद आ गया, खदूदी मदूदी साहब का। फरमाते हैं कि शहरों में जाके पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। शहरों में जाके पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, धूप पे बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, फिर जाके कहीं औलाद पलती है। घर में ना था अनाज, पानी पी के सो गई, राणा जी हमको माफ़ करना गलती मारे से हो गई। अच्छा सर, आपने जितनी बातें बताई इससे मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े। जी बिल्कुल वामिक साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, ख़्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। तो इल्म है कौन सा इल्म हासिल करें? अगर मैं देखूं तो नबी पाक के दौर में ये कोई BCom तो नहीं था, BBA नहीं था, MBA नहीं था, ये इल्म तो उन्होंने नहीं कहा। अगर इल्म की हम बात करें, एक्चुअल हमारा इल्म है क्या? कुरान पाक और हदीस की 6 किताबें हैं, उसके अलावा भी कुछ और किताबें हैं। एक्चुअल तो वो है ना, दीन का इल्म है। ये इल्म तो सब फजूल है, ये इल्म भी ज़रूरी है, लेकिन बिज़नेस का इल्म मेरी समझ में नहीं आता कि बिज़नेस जो है ना, जो सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो मेरी समझ में नहीं आता। बाकी इल्म सीखना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, प्रोग्रामिंग का एक इल्म, सॉफ्टवेयर आजकल की ज़रूरत है, वो उस इल्म को सीखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सीखना चाहिए, ठीक है। फिर मेडिकल का इल्म है, ये तो एक ज़रूरी इल्म है। ये जो फजूल के ढकोसले लगा के बैठे हुए हैं, मैं तो इनसे तंग हूँ। ये हमारा मुतालिया पाकिस्तान, अच्छा उसमें कोई काम की चीज़ नहीं डाली हुई, बस तारीख़ पैदाइश याद रखे, तारीख़ वफ़ात याद रखो। अच्छा फिर इसी तरह ये मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर और ये शारियाँ मारियाँ, ये तो जस्ट इंटरटेनमेंट है, इससे क्या इल्म मिल रहा है? फिर ये जो फजूल के फार्मूलाज लगे हुए हैं, आपको पूरा मैथ आप मैट्रिक का देखे, कोई एक बंदा मुझे बताए, भले उसकी उम्र 60 साल है, कि वो फार्मूला ज़िंदगी में उसने कहाँ यूज़ किए हैं, किसी सिंगल वन जगह पे नहीं किए। तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे जो होस्ट साहब है, सड़े हुए चूहे जैसी शक्ल है इनकी, ये भी तो यही कर रहे हैं। डेटा साइंस की इन्होंने डिग्री ली हुई है और स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन के मैनेजर हैं और लोगों को घर और बिल्डिंग्स बना के दे रहे हैं। बिल्कुल शबाज, तुमने बिल्कुल सही कहा है। सेम लाइक एस BTech, लेकिन BTech से दूर दूर तक मेरा कोई तल्लक नहीं है। मैं तो प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, इसके अलावा कंस्ट्रक्शंस या जो भी हमारी स्टेट सेफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में सर्विस हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होस्ट साहब ने हमारे बिल्कुल डाटा साइंसेस की एक डिग्री ली है, प्रोग्रामिंग का भी कोई एक इन्होंने डिप्लोमा लिया था,
लेकिन मसला ये है कि अगर इनसे कोई पूछ ले कि प्रैक्टिकली कुछ उन्होंने सिखाया कि वेबसाइट बनती कैसे है, कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं सिखाया, सिर्फ थ्योरेटिकली इनको समझा दिया है, तो अब उसका इनको क्या फ़ायदा है। ये फील्ड में चल ही नहीं पा रहे। यहाँ पे ये आए हैं, स्टेट सेफ मार्केटिंग ज्वाइन किया था और फिर स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन में इनको हमने मूव किया, तो यहाँ पे आके ये कामयाब हो गया विद इन 3 मंथ्स। बस एक प्रोजेक्ट पे फिज़िकली इनको रखा है, उसके बाद ये अब ट्रेंड है। हर प्रोजेक्ट नया कोई बिल्डिंग बन रहा है, घर बन रहा है, टोटली उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो मैं भी एग्री करूँगा कि जो चीज़ बंदा प्रैक्टिकली सीखता है वो कभी भी आप थ्योरी से नहीं सीख सकते। अब मैं आपको बताऊँ, मैं अभी बैचलर्स की डिग्री भी ले रहा हूँ, उसके अंदर पढ़ाते हैं a+b का होल स्क्वायर। अब मैं बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, मैं उसमें सरिये की जगह a+b का होल स्क्वायर तो डालूंगा नहीं, या चलो लेट सपोज आप किसी भी उसमें तो आपको a+b का होल स्क्वायर काम नहीं आएगा। तो इस बात से सर की एग्री करेंगे हम लोग। और थ्योरेटिकली फ़ायदा नहीं है, जो काम बंदा प्रैक्टिकल करता है उसी में ही वो आगे सक्सीड होता है। मेरी मिसाल भी आप सुन चुके हैं। हाँ तो भाई, और किसी का कोई सवाल है सर से? जी सर, अभी मेरा भी एक सवाल है आपसे कि अभी मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक भी चल रहा है कि गुलमोहर सिटी ने नया ब्लॉक लॉन्च किया, सस्ता ब्लॉक, पोलो ब्लॉक के नाम से। तो पोलो ब्लॉक लॉन्च हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप जाएगा, कुछ कामयाब कह रहे हैं, तो आप पोलो ब्लॉक का फ्यूचर क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक एक मेरी ज़ाती राय है, पोलो हिल्स, इसका नाम पोलो हिल्स है, पोलो हिल्स ब्लॉक का मैं फ्यूचर एक बड़ा शानदार देख रहा हूँ। अगर हम तारीख उठा के थोड़ा सा पीछे चले जाएं और देखें, गुलमोहर सिटी जब लॉन्च हुआ था तो इस रेशो से हमारे पास बुकिंग नहीं आई थी जिस रेशो से पोलो ब्लॉक में आई हुई। अब उसकी रीज़न क्या है कि गुलमोहर सिटी जब लॉन्च हुआ था यहाँ हमारे M9 मोटरवे पे, तो मलीर एक्सप्रेसवे का उस वक्त तक कोई जिक्र नहीं था और ये प्रोजेक्ट लोगों को दूर लग रहा था। लेकिन जैसे ही मलीर एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ तो लोगों को कॉन्सेप्ट मिल गया कि अब तो हम कयूमाबाद या DHA से टोटल 20 से 25 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी फिर बुकिंग की रेशो बढ़ गई। अच्छा, अब अगर हम फ्रंट इसका देखें, प्रीमियम ब्लॉक गुलमोहर सिटी का जो बिल्कुल मेन रोड M9 मोटरवे पे आ रहा है, फ्रंट पे आ रहा है, उसके रेट तकरीबन 29 लाख रुपया है, जो कि एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अभी हम पोलो हिल्स को देखें तो ये इन्होंने थोड़ा सा बैक साइड पे लॉन्च किया है, जनरल ब्लॉक के साथ। अगर आप देखें ओवरसीज़ ब्लॉक और ओवरसीज़ के बिल्कुल सामने, मतलब बैक एरिया बन जाता है। इस वजह से गुलमोहर ग्रुप ने इसके रेट बड़े मुनासिब रखे हैं, बहुत कम रेट हैं जो हर बंदा अफोर्ड कर पा रहा है और हर बंदा कोशिश कर रहा है कि इसमें प्लॉट ख़रीदे। तो पोलो हिल्स जो है ये बहुत जल्दी सेल होगा और इसका फ्यूचर एक अच्छा फ्यूचर है। तो यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन से भी ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल देर ना करें, पोलो हिल्स में बुकिंग लाजमी करवाएं, भले थोड़ा सा अंदर है, मेन रोड पे नहीं आ रहा। अभी कराची की आप आबादी देख रहे हैं, शारा फैसल मेन गुजर रही है, कितने इलाके हैं जो शारा फैसल से 1 किलोमीटर भी अंदर तक है, लेकिन उनकी आप रेट देख सकते हैं, इस वक्त की वर्थ देख सकते हैं। सेम लाइक एज अगर पीछे की साइड पे है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सस्ता मिल रहा है, आज सस्ता है कल को महंगा हो जाएगा, फिर आपकी पहुंच से बाहर चला जाएगा। जैसे गुलमोहर सिटी का 125 गज़ का जनरल ब्लॉक का प्लाट 7 लाख में 8 लाख में बिकता था, आप लोगों ने नहीं ख़रीदा, अब जनरल ब्लॉक 21 लाख पे है, अब अफोर्ड से बाहर चला गया है और मज़ीद बाहर जाएगा। इसी तरह पोलो हिल्स ब्लॉक, इसमें इस वक्त रेट बड़े मुनासिब आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन कल आपकी पहुँच से बाहर जा सकते हैं। जी सर, एक वाक़या इसका भी साथ भी हुआ है गुलमोहर सिटी में। जब इसके इनिशियली रेट थे 8 लाख, तो 8 लाख में इसने लिया प्लॉट, 12 लाख में रेट गए तो इसने जल्दी से हमारे और साहब को सेल कर दिया। अभी वो होल्ड करके बैठे हैं, अभी रेट जो चल रहे हैं 21 लाख चल रहे हैं, अभी प्रॉफिट में हमारे और साहब। बिल्कुल शबाज, ऐसे ही हुआ था। मैंने भी मना किया था इसको कि सेल नहीं करो। ये कह रहा था सर मुझे तो फिल फॉर 2-2.5 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। बड़ा समझाया था कि तुम इन्वेस्टर नहीं हो, तुम एंड यूज़र हो, एक ही तुम्हारा प्लाट है, एंड यूज़र के तौर पे उसको रखो, कम से कम 3-4 साल उसको होल्ड रखो, 3-4 साल बाद बेचना, एक अच्छा प्रॉफिट तुम्हें देगा। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, वो 2.5-3 लाख के लालच में फ़रन बेचा। तो एक इन्वेस्टर्स की पॉलिसी होती है, जिसके पास 25-30 फाइल्स हों वो फिल फॉर अपना बेच रहा होता है। अब अगर एक बंदे के पास 30 फाइल्स हैं और फिल फॉर वो बेच रहा है 2-2.5 लाख का प्रॉफिट रख के, वो 50-60 लाख रुपया कमा रहा होता है। एक बंदा एंड यूज़र होता है, उसको उस प्लाट को होल्ड करना चाहिए और मैक्सिमम टाइम तक करना चाहिए। तो ये इसने बहुत बड़ी गलती की थी। चलो फ़ायदा तो हमारी कंपनी का ही हुआ, यहाँ से वो प्लाट फिर अपने होस्ट साहब को गया, वामिक साहब को, अब उन्होंने होल्ड किया हुआ है, रख के बैठे हैं। 21 लाख पे रेट चले गए हैं। मज़ीद अब देखें 2 साल मज़ीद होल्ड करते हैं तो आई थिंक 40 लाख क्रॉस कर जाएंगे उस प्लाट के रेट।
बिल्कुल सर, ये तो आपने सही अर्ज़ किया है। और मैं आपको ही बताता चलूँ कि गुलमोहर में इससे मैंने प्लॉट लिया था, वो जनरल ब्लॉक में लिया था 12 लाख रुपए का। प्रेजेंट उसकी प्राइस चल रही है 21 लाख रुपए। सेम इसी तरह सर ने मुझे मशवरा दिया था, तो मैंने 7 वंडर इनक्लेव जो हमारा एक बड़ा VIP प्रोजेक्ट है उसके अंदर सर के कहने पे इन्वेस्टमेंट की थी। मैंने उधर 120 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट परचेज़ किया था 47 लाख का, 47 लाख का। टिल अभी उसकी कीमत है हार्डली 2 महीने बाद, मुझे 2 महीने हुए इस प्लॉट को लिए हुए, अभी वो 55 लाख रुपए पे चला गया है। इट्स मीन 8 लाख रुपए का प्रॉफिट 2 महीने में। तो ये जो वैल्यू है ना, जितना पैसा आप प्रॉपर्टी में कमा सकते हैं एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके, कहीं नहीं आप कमा सकते। तो प्रॉपर्टी को इसी वजह से गोल्डन बोला जाता है, और इसी तरह बोला जाता है कि ज़मीन सोना उगलती है। तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे ये सारी बनाई गई हैं कहावतें भी कि ज़मीन सोना उगलती है। तो इन्हीं वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तो आप लोगों को भी यही मशवरा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसकी बिना पे आपको फ़ायदा हो। जी जी सर, बिल्कुल आप ये तो इन्होंने सही कहा है। अब 2 मिनट प्रॉपर्टी को साइड पे रखें और एक अच्छा सा शेर सुना दें। हाँ तो सुनो शेर। एक तमन्ना थी कि ज़िंदगी रंग बिरंगी हो, एक तमन्ना थी कि ज़िंदगी रंग बिरंगी हो, इत्तेफाक तो देखिए जो भी मिला गिरगिट ही मिला। तो अब ये शेर जो है ना, इसका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जस्ट एक एंटरटेनमेंट थी, ठीक है। तो मिर्ज़ा गालिब को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, एक स्टडी के लिए यूज़ ना करें कि ये कोई बहुत बड़ी पढ़ाई है और डिग्री आपको मिलनी है और बड़ा फ़ायदा होना है। सर ये कैसे सुनाना शुरू कर देते हैं, चिपकलियाँ गिरगिटा लाकर बैग थोड़ी देर पन्ने वाला भी ना पहना। कुछ सीरियस शेर सुना देना, कुछ सीरियस हो जाए। चलो फिर सीरियस शेर सुन लो। आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगाह तो है। आहा, क्या बात है सर, ज़बरदस्त। हाँ सर, मज़ा आ गया। लेकिन सर आज मैं आपसे एक छोटी सी फरमाइश करूँगा, आज अताउल्लाह साहब का कोई शेर अर्ज़ कर दें। वाह वाह मेक, क्या तुमने दुख छेड़ दिए हैं। आई लव अतौला सो मच। अतौला एक मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। तो लो सुनो। दिल उसको दिया है तो वो ही इसमें रहेगा, दिल उसको दिया है तो वो ही इसमें रहेगा, हम लोग कभी अमानत में ख़यानत नहीं करते। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। सर शेर तो आपने बड़ा लॉयल्टी वाला सुनाया है, लेकिन बेगमात आपकी भी 2 हैं, तो क्या 2 बेगमात की भी जगह होती है दिल में? हाँ, बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, जगह तो 4 की होती है दिल में, तो उन 4 के साथ जो है ना इंशाल्लाह मैं लॉयल रहूँगा। सर क्या खूबसूरत शेर था और क्या खूबसूरत जवाब था आपका। अब मुझे भी एक शेर अर्ज करने देंगे, इजाज़त दें मैं भी करूँ? हाँ बिल्कुल, सुनाओ शेर। सर शेर ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल दीगर के वक्त मुझे वालिद साहब बहुत याद आए, तो मैंने शेर एक लिखा वहाँ पे बैठ के। शेर ये है कि ऐ ज़िंदगी कभी तो मेरे बाप जैसी हो जा, ज़िंदगी कभी तो मेरे बाप जैसी हो जा, जो मांगू दे दिया कर। ज़िंदगी कभी तो मेरे बाप जैसी हो जा, जो मांगू दे दिया कर। जेब खाली भी हो तो आज तक इनकार करते नहीं देखा, मैंने अपने बाप से अमीर शख्स आज तक नहीं देखा। शेर अभी बाकी है, रुक जाओ यार, सुनो कि जेब खाली भी हो तो आज तक इनकार करते नहीं देखा, मैंने अपने बाप से अमीर शख्स नहीं देखा। कि बाप के बाद खुद ही है जमाने से बचना, कि बाप के बाद खुद ही है जमाने से बचना, मैं नागन डांस नचना, मैं नागन डांस नचना। अल्लाह दी लानत तेरे मुंह ते, तालियां भी ज़ाया कीतियां ने सी। नाजरीन ये तो इसी तरह बोंगियां मारता रहेगा। हाँ भाई, किसी और को कोई सवाल है? सर आए में हमारे पास, अगर कोई सवाल है तो पूछो सर से। आज सारे सवाल मेरे ही हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आपका भी अगर कोई सवाल है प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियो में आपको तफसीली जवाब मिल जाएगा। तो अभी सर मेरा सवाल ये है कि गवादर प्रॉपर्टी का क्या स्कोप है इन फ्यूचर, आप बता सकते हैं थोड़ा? जी शबाज, अगर हम गवादर को देखें तो जियोग्राफिकली और लोकेटेड वाइज ये हमारे पास अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, ये जो गवादर सिटी है। और एक और अल्लाह की नेमत ये है कि एक दफ़ा ये हमारे हाथों से निकल के फिर वापस आया है। देखो कश्मीर जिस तरह है, ये भी एक जन्नत का टुकड़ा ही समझें। पता नहीं पाकिस्तान को मिलता है नहीं मिलता, क्या बनता है, लेकिन गवादर ये नेमत
एक दफ़ा ओमान के पास गई है। अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो एक दफ़ा ओमान के पास गई है। और ओमान के पास भी कैसे गई है, ये जो हमारे नवाब ऑफ कलात थे, सुना है कि अपनी बेटी के जहेज़ में उन्होंने पूरा गवादर ओमान को दे दिया था। तो उनकी जो बेटी की शादी है वो एक ओमान के शहज़ादा से हुई थी और गवादर तोहफे में ओमान को दिया था। और ओमान के पास कम से कम भी कोई 160-170 साल तक रहा है ओमान। उसके बाद 1958 में ये पाकिस्तान के पास वापस आया है। 1958 में ये पाकिस्तान को दोबारा वापस मिला। और ओमान में अगर हम देखें तो इस वक्त भी कम से कम 6 से 7 लाख सिर्फ बलोची शहरी हैं ओमान के अंदर, सिर्फ बलोची, पाकिस्तानी नहीं। तो गवादर तो हर लिहाज जो है ना एक नेमत है। अगर सी के एतबार से हम देखें तो एक कुदरती डीप पोर्ट है गवादर की। बाकी पोर्ट्स हम देखें, कराची को अगर हम KPT देख लें या बाकी किसी भी मुल्क की, तो एक ड्रेजर शिप होता है जो ड्रेजिंग कर रहा होता है, पोर्ट के साथ साथ खुदाई कर रहा होता है पानी के अंदर से मिट्टी निकाल के, ताकि वहाँ पानी की डेप्थ नीचे बढ़ जाए और जो जहाज़ों को नीचे से खुश्की टच ना हो, मिट्टी टच ना हो, ड्रेजिंग चल रही होती है। लेकिन ये एक कुदरती तौर पर डीप पोर्ट है गवादर की। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती यहाँ की ये है कि ये गवादर शहर हमारी सियासी और दुश्मन अनासर की नज़र हो गया है। इसमें प्रॉपर्टी का एक बड़ा अच्छा काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ गलती यहाँ पे प्रॉपर्टी एजेंट्स और डीलर्स और बिल्डर्स की भी है। फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ है गवादर में। लेकिन जो सोसाइटीज़ चली हैं वो अच्छी चली हैं, जैसे गवादर गल्फ सिटी, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया और बड़ा अच्छा डेवलप हुआ है। फ्रॉड भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। फिर काफ़ी सारे मंसूबे बने, फिर रुक गए, फिर बनते हैं, फिर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से गवादर उस लिहाज से तरक्की नहीं कर पा रहा। जब तक गवादर सनती लिहाज से नहीं चलेगा तब तक वहाँ की प्रॉपर्टी जो है उस तरह बूस्ट नहीं पकड़ेगी जिस तरह बूस्ट पकड़ना चाहिए। सर ये तो कोई नई बात हमने सुनी है गवादर के मुतालिक आपसे। अच्छा, एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा, सवाल नहीं, बेसिकली मैं काफ़ी लोगों से इस तरह मिलता हूँ, क्लाइंट्स हैं जो बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, उनको मैं जब बताता हूँ ना तो वो स्टिल अभी तक घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? M9 मोटरवे पे इन्वेस्ट करने से। मुझे मोस्टली यही सुनने को मिलता है कि यार वामिक वो दूर है, वहाँ कौन जाएगा, इतने किलोमीटर है, वहाँ कैसे रहेंगे। तो उनकी मोस्टली रिक्वायरमेंट मेरे पास यही आती है कि हमें अंदरूनी कराची, मलीर हो गया, नाज़माबाद, बफर जोन, आपका इन इलाकों में हमें प्लॉट्स लो के दो, या इन इलाकों में कोई ऐसी जगह बताओ जो हम ख़रीदें, लेकिन M9 पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सर इसकी क्या रीज़न आप समझते हैं, क्यों इस तरह लोगों के डर में खौफ है, एक वसवसा इस चीज़ का? ये देखो, वहाँ में किसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं है। देखो, जिसने लेना है ना, जो प्रॉपर्टी की वर्थ को समझता है, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हैदराबाद और कराची जॉइंट सिटी होने वाले हैं, लाइक है रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक शॉप में आप खड़े हैं तो आप पिंडी में हैं, निकल के दूसरी शॉप में जाते हैं तो इस्लामाबाद में है, कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा। और हैदराबाद और कराची का भी यही हाल होने वाला है। अभी दोनों प्लाजा देखो, शहर से बाहर मूव हुए हैं। कराची टोल प्लाजा भी शहर से बाहर मूव हुआ है काफ़ी सारा, उधर से हैदराबाद टोल प्लाजा शहर से आगे काफ़ी मूव हो गया है। तो ये मूव होते जाने हैं, आबादी बढ़ती जानी है और ये जॉइंट सिटी। अब देख लो, M9 मोटरवे पे क्या कोई ज़मीन खाली पड़ी है मेन रोड की जो बिकी ना हो? मैक्सिमम तो सोसाइटियाँ लॉन्च हो गई हैं, बाकी सारी ज़मीन बिक चुकी है, कोई मिलती ही नहीं है। ठीक है, जिस पे आइंदा सोसाइटियाँ लॉन्च होती जाएंगी और एकदम से मामला बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें कमांडर सिटी, कमांडर जाकिर साहब का जो प्रोजेक्ट है, तकरीबन रफली एस्टीमेट मैं दे दूँ, हमारे ऑफिस से वो कोई 70 किलोमीटर है। वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आबादी है, उसके अंदर रह रहे हैं, सहूलियात उनको मिली हुई हैं और शटल सर्विस चलती है, वहाँ से डेली लोग आ रहे हैं ड्यूटीज़ पे और जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगता है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जिसने नहीं ख़रीदनी प्रॉपर्टी वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है? शहर के अंदर दो, शहर के अंदर देते हैं तो बजट नहीं है। बजट क्या है जी? हम तो 50,000 या 1 लाख डाउन पेमेंट दे सकते हैं और 8-10 हज़ार हम माना किस्त देंगे। अब शहर के अंदर तो 2 करोड़ का नगद नेट कैश का प्लाट है और 50 लाख आप जो आजकल टैक्स बढ़े हैं वो भी रख लें तो 2.5 करोड़ तक का एक प्लाट है। अच्छा, वो बजट नहीं है। बजट है लाख रुपया डाउन पेमेंट और 8,000 10,000 किस्त का चाहिए शहर के अंदर। तो यहाँ पे फिर वो ही ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट उनको शहर के अंदर देंगे, ना वो ख़रीदेंगे। तो ऐसे लोगों से वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, लेना तो उन्होंने होता नहीं है। अब हम अगर कराची शहर से थोड़ा बाहर स्कीम 33 में चले जाएँ,
80 लाख की एक नेटवर्क चल रही है, नेट कैश का प्लॉट है 120 गज का। थोड़ा आगे मूव करें गुलशन मेमार में 45 लाख तक तो वहाँ नेट कैश पे चल रहा है। तो शहर के अंदर जो है ना इंस्टॉलमेंट पे छोटा प्रोजेक्ट बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अब आबादी से बाहर एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, आज वो आबादी से बाहर है, लेकिन अगले 2 सालों में वो आबादी उस पर गलबा कर जाती है और वो शहर के अंदर आ जाता है, शहर का मेन मरकज़ बन चुका होता है। और अगर प्लाट वहाँ पे उस वक्त आप 5 लाख का ले रहे हैं, जब शहर से बाहर है आबादी, 2 साल के बाद आबादी आती है 50 लाख, एकदम से वो क्रॉस कर जाता है। तो एक्चुअल प्रॉपर्टी की ख़रीदने की एक ख़ास उम्र होती है और एक ख़ास जगह होती है, जहाँ उम्र ये है कि जब आपकी बिल्कुल एज 18-20 साल, नए नए आप कहीं पे सर्विस में गए हैं और जॉब पे लगे हैं, उस वक्त आपके अखराजात नहीं होते, तो सेविंग्स करके प्लाट उस वक्त ख़रीदा जा सकता है। और इसी तरह जगह शहर से थोड़ा सा बाहर, जहाँ पे आपको आबादी आती 2-3 साल में नज़र आ रही हो, वहाँ पे ले लें। जब आपकी उम्र 30 से 35 साल पहुँचती है तो आपका वो प्लाट करोड़ों में चला जा चुका होता है। हम इसी चीज़ में रहते हैं, हम कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, शहर के अंदर हम प्लाट लेंगे, जब करोड़ रुपये आप कमा लेंगे, ठीक है, अगले 10 साल में इकट्ठा कर लेंगे, वो शहर का प्लाट 1 करोड़ से 5 करोड़ पे गया होगा। तो कभी नहीं ख़रीद सकते प्रॉपर्टी इस तरह, जिस तरह हमारी आवाम चाहती है उस तरह नहीं ख़रीद सकती। इनको हमारे मशवरे पर अमल करना पड़ेगा, तभी फ़ायदा होगा। जी सर, ये तो आपने बता दिया है कि प्रॉपर्टी खरीदने की उम्र और जगह कौन सी बेहतरीन है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये तो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रहायशी हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या मशवरा है? शहबाज, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अल्लाह ही हाफिज़ है कसम से। ये बड़ी ना एक नाजुक उम्र में जब इनकी जवानी स्टार्ट हो रही होती है और उन्हें इंजॉय करनी होती है, तो ये आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वहाँ पे मेहनत मजदूरियाँ करते हैं, सर पे बाल इनका एक नहीं रहता, अगर एक बाल रह भी जाए तो वो भी सफ़ेद हो चुका होता है वक्त से पहले। तो सारा कमा के अगर ये मतलब महाना 1.5 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, तो पूरे का पूरा जो है ना पीछे गली जा रहे हैं। अब होता क्या है, ये बेचते जा रहे हैं, अब्बा जी ज़मीन ख़रीद रहे हैं वहीं गांव के अंदर, या घर की नुमाइश कर रहे हैं। मतलब मेन गेट जो है, गेट के ऊपर भी ये वो टाइल्स लगा रहे हैं, गेट को खूबसूरत बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है अपना पैसा, या फिर गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक 15-20 साल 25 साल बाहर मेहनत मजदूरी करके कमाएंगे, जब वापस आएंगे अब्बा जी का इंतकाल होगा, वो प्रॉपर्टी वो तो उस टाइम तो सारा कम साझा सी, तो ये तो हम बराबर बंटवारा होना है, ठीक है। उस बेचारे के हिस्से में कुछ भी नहीं आता, आएगा तो वही एक विरासती हिस्सा आएगा जो एक शरन और कानूनन है, उतना ही उसको मिलेगा, भले उसने कमाया है, तो वो बेचारा फिर रुल जाता है। यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अपने ख़ानदानों का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें, बाकी रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें, लेकिन साथ में थोड़ा सा ख्याल आप अपना भी रख लें। अपनी जो आपकी इनकम है उसका एक थोड़ा सा हिस्सा 10 से 15 हज़ार महीने का निकाल के कहीं इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी के अंदर, कोई प्लाट किस्तों पे ख़रीदें, ताकि 15,000 20,000 तक उसकी आप माहाना एक किस्त भेजते रहें, आपकी एक अपनी अलग सी प्रॉपर्टी बनती रहे। जो आप ये मेहनत कर रहे हैं बैरून मुल्क जाके, वो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। कल को जब विरासत तकसीम हो और वहाँ से आपको वो पूरा हिस्सा नहीं आएगा जो आपने कमा के भेजा है, वो बराबर ही डिवाइड होगा। तो एक अलग से आपने अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई हो। तो ओवरसीज़ के लिए मेरा यही मशवरा है इस वक्त। चले सर, ये तो होगी नॉलेज की बातें, उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को समझ आई होगी। आज की एडवाइस भी सुना दें हमारे व्यूवर्स के लिए। जी, बात आज की एडवाइस है, द रिच मैन डोंट वर्क फॉर मनी, दे ओनली वर्क फॉर देयर आइडियाज़। कि जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, वो एक अपना आइडिया सोचते हैं और उस आइडिया पे काम कर रहे होते हैं। उस आइडिया को एक अमली जामा वो पहनाते हैं, पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, और वो आइडिया फिर पैसा जनरेट करके उनको दे रहा होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी काम करें आप लोग, वैसे के लिए कभी भी काम ना करें, हमेशा काम करें एक आइडिया के लिए। एक आइडिया सोचें, उस पर काम शुरू कर दें, ठीक है, कि इस आइडिया को मैंने मुकम्मल करना है। जैसे ही वो आइडिया मुकम्मल होगा, आपके पास इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जैसे एक और दूसरा मैं आपको बयान कर दूँ, सक्सेस पीपल ऑलवेज डिस्कस आइडियाज़ एंड लूज़र डिस्कस अदर्स।
जो भी सक्सेस पीपल्स हैं वो हमेशा आइडिया डिस्कस करते हैं। अगर 3 बिजनेसमैन 4 बिजनेसमैन आप बैठे हुए देखें तो वो कभी भी चवले नहीं मार रहे होंगे, कभी भी फजूल बात नहीं कर रहे होंगे, कोई ना कोई आइडिया ही डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन लूज़र्स क्या कह रहे होंगे, गली की नुक्कड़ पे बैठे होंगे थल्ले पे, ठीक है, कोई उनमें से एक बच्चा काम कर रहा है, उसने नई बाइक ले ली है तो 1 घंटा उसकी बाइक को लेके टॉपिक छेड़े रखेंगे। अबे यार ये इसने कहाँ से ले ली, ये तो ऐसे घूमता है, ये तो वैसे घूमता था। भाई उसने ले ली, मेहनत कर ली, तुम भी करो। लूज़र ना बनो और दूसरों को डिस्कस ना करो, कोई आइडिया निकालो और उसको डिस्कस कर लिया करो। तो आज की यही नसीहत है हमारे नाज़रीन के लिए भी और हमारे टीम के लिए भी। हाँ सर, क्या नसीहत है। तो ये नसीहत स्पेशली हम अपने नाजरीन के लिए भी करेंगे। जो सर ने बात की है इसका मतलब समझें, बहुत गहरा मतलब है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा प्रॉपर्टी कचहरी का शो भी पसंद आया होगा। और जैसे कि हमारे साकिब सर जो हैं वो आते रहते हैं हमारे पास, तो हम इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, हमारी भी नॉलेज में इंक्रीज़ होती है और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। तो अगर आपका भी इसी तरह कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो ज़रूर आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए दे इजाज़त, और मज़ीद प्रॉपर्टी कचहरी के शोज़ वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद प्रॉपर्टी कचहरी के शोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी टिकटॉक को फॉलो करें, ताकि आपको हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पानी पी के सो गई, राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती मारे से हो गई।